वेलकम स्टूडेंट। रस्तूगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार हल करना है, आपकी सहायता हेतु सैंपल पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। तो आज सैंपल पेपर जो है आपका 2 है। यदि आप फर्स्ट पेपर नहीं देखे होंगे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है सैंपल पेपर में भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा, इसलिए से वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको पेपर आसान हो जाए। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है यह। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है आपका 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या है 50 सेमी, -50 सेमी, +20 सेमी, -20 सेमी। तो आपको यह देखना है क्षमता कितना दिया है। तो क्षमता किसे दिखाएंगे आपको P से। P बराबर कितना दिया है तो 5 डायोप्टर है। याद रखेंगे कितना डायोप्टर है 5 डायोप्टर है। अब यहाँ P बराबर दिया और F बराबर पूछ रहा था। F का सूत्र होता है 100/P। फाइनली देंगे F बराबर आपको हो जाएगा 100/P। P का मान कितना दिया है 5। 5 से 100 को काट देंगे तो आपको हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस आपका 20 सेमी होगा। कितना होगा +20 सेमी होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन आपका +20 सेमी होगा। कैसे हुआ P बराबर 5 डायोप्टर दिया है। क्षमता को आपको याद रखेंगे आपका P से दिखाते हैं। F बराबर पूछा जा रहा है तो F का क्वेश्चन 100 आपका P सूत्र होता है 100/5 से काट देंगे आपका 20 सेमी, तो +20 सेमी होगा। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, किस रंग में विचलन ज़्यादा होता है। याद रखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के अंदर जब जाता है, आपतित होता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंगों में सबसे अधिक विचलन किसका होता है, लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का कि नीले रंग का। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का सबसे विचलन क्या होता है अधिक होता है। यदि यहीं पर पूछा जाता है कि आपका सबसे कम विचलन होता है, तो सबसे कम विचलन याद रखेंगे लाल रंग का होता है। किसका होता है लाल रंग का विचलन जो होता है बहुत कम होता है। सबसे कम आपका पूछा जाएगा सबसे कम आपका विचलन किसमें होता है तो लाल रंग में कम, और सबसे अधिक किसमें होता है तो बैगनी रंग। तो इसमें बैगनी रंग कितने ऑप्शन पे है तो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध। याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो याद रखिएगा जब ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। क्या होता है बढ़ता है। कभी भी आपका चालक का अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो हमारा मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कहिए या चुंबकीय क्षेत्र कहिए, इसका मात्रक क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका वेबर प्रति मीटर, दूसरा जो दिया आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दिया आपका वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया आपका वेबर। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या क्या होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और थोड़ा सा और जान जाइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, कितने मात्रक होते हैं। तो पहला मात्रक तो आप जानेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा मात्रक आप याद रखिएगा टेस्ला भी होता है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला होता है। उसके बाद से अगला जो मात्रक होता है याद रखेंगे इसका दूसरा मात्रक किसका होगा आपका गॉस होता है। क्या होता है गॉस। याद रखेंगे आपका क्या होता है गॉस होता है। तीसरा मात्रक याद रखेंगे आपका तीसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, आपको यहाँ मीटर हो जाएगा। तो आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस। यह चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता कितना मात्रक है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहिए या चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक कह सकते हैं। गॉस पूछ देता है एक गॉस में कितने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होते हैं, तो एक गॉस में 10 के पावर -4 कितना होता है। याद रखिएगा 10 के पावर
-4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक गॉस में कितने का बराबर होता है, तो एक गॉस बराबर न्यूटन प्रति आपका 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, अब इसका उत्तर जानेंगे। अब इसका उत्तर देखिए, सबसे आसान उत्तर इसको याद रख लीजिएगा कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, यहीं से बोल सकते हैं आप, लेंस की क्षमता या P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा यह है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और यहाँ पर भी एक और परिभाषा दिया है कि लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ दो परिभाषा बताया गया, मैंने पहली परिभाषा इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, डायोप्टर को D से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ लिख देंगे लेंस की क्षमता का मात्रक का, डायोप्टर इसे D से प्रकट करते हैं या D से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ व्युत्क्रम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बटा में है इसलिए इसे व्युत्क्रम में बोला जा रहा है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, याद रखेंगे कितने दूरी पर, 15 सेमी फोकस दूरी वाले, आपको 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी एक पेंसिल रखी गई है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो दिया गया उत्तल लेंस के लिए दिया गया है, तो जब उत्तल लेंस के लिए दिया गया तो U का मान माइनस होता है, याद रखिएगा, और V का मान जो होता है वो प्लस होगा, और F का मान जो होता है प्लस होता है। उत्तल लेंस में याद रखिए U का मान हमेशा माइनस लेते हैं, V का मान हमेशा प्लस होता है, और F का मान हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। किस लेंस में, उत्तल लेंस में। तो यह 15 सेमी फोकस दूरी जब दिया गया तो F का मान प्लस 15 सेमी लेंगे, और यहाँ 20 सेमी दूरी पर, तो 20 सेमी दूरी आपका वस्तु को रखा गया है, इसलिए U बराबर -20 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे U बराबर -20 सेमी। U का मान कितना दिया है आपका, -20 सेमी है। F बराबर कितना दिया है आपका, 15 सेमी दिया है। और यह V बराबर पूछ रहा है, इसमें V बराबर भी पूछा जा रहा है और I बराबर भी पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन में I बराबर भी लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक। अब यहाँ लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में मान इसको पुट करेंगे, 1/f लिखेंगे आपका 1/f। एफ का मान कितना है, तो एफ का मान 15 है। एफ का मान कितना दिया, 15। 1/v हमें मालूम नहीं है, फिर हम लिखें माइनस 1/u का मान क्या है, माइनस आपका 20 है। फिर आपका इसके बाद से आपका 1/ इसको पक्षांतर कर देंगे, आपका इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/20। यह माइनस माइनस मिल करके यहाँ से ध्यान देंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/ आपका 20 हो जाएगा। फिर इसको पक्षांतर जब करेंगे, आपका पक्षांतर कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v। समझ में आ रहा होगा, या 1/v लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1/ आपका v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। अब यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, 4 - 3 हो जाएगा 1/60। और यहाँ जब हो जाएगा 1/ आपको लिख देंगे, आपका 1/v बराबर 1/60 हो जाएगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो v/1 बराबर हो जाएगा आपका, v/1 बराबर हो जाएगा आपका 60/1। इसका मतलब आपका क्या जाएगा, v का मान क्या आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, v का मान जो है 60 होगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यह v का मान जो है यहाँ गलती दे दिया गया क्वेश्चन में, इसको काट देंगे। आपका v का मान जो हो जाएगा आपका v बराबर 60 सेमी होगा। कितना होगा, 60 सेमी। समझ में आ गया होगा, v का मान 60 सेमी। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है I/O बराबर v/u। है I का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपका O का मालूम है। कितनी लंबाई आपकी है, कितनी लंबी है, आपका O का मान 10 सेमी है। कितना है, 10 सेमी आपको दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आपका यह लिखा है कि 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी एक पेंसिल है, तो वस्तु की लंबाई 10 सेमी दिया है। तो यहाँ लिख देंगे आपका I/ जो है I/O, I/O, O की जगह पे 10 हो जाएगा, V की जगह पे 60, U की जगह पे
-20, और यहाँ इसको जब काटेंगे 20 से काट देंगे तो आपको कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 10 में 3 का गुणा करेंगे -30 सेमी, कितना हो जाएगा, -30 सेमी हो जाएगा। अतः माइनस में आया तो इसने लिखे अतः प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 60 सेमी की दूरी पर 30 सेमी लंबाई का उल्टा बनेगा। माइनस इसलिए क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। इसे क्वेश्चन को एक बार रफ पर आप लोग जरूर लगाइए, जिससे क्वेश्चन आपको क्या जाए, समझ में अच्छे से आ जाए। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से क्या होता है, गुजरता है जिसमें सूक्ष्म धूल, धुएं के कण अथवा वायु के अणु विद्यमान हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यदि आपके घर अंधेरे में, जैसे आपका अंधेरे घर में देखे होंगे, कोई अंधेरा रूम है, उसमें अगर प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश है, उसके अंदर देखिएगा धूल के कण हमेशा क्या रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और यह धूल के कण सभी दिशाओं में जब उड़ते हैं, उसी को विज्ञान में क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहा जाता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म कण, आपका धूल, धुएं, कण अथवा वायु के अणु विद्यमान होते हैं, इन कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अथवा यहाँ देखिए 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण लिखिए और नामांकित किरण आरेख द्वारा निम्नलिखित को दिखाइए। तो पहला जो दिया आंख से दूरदृष्टि दोष, और दूसरा दिया है लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत आसान उत्तर है दूरदृष्टि दोष का। अब देखिए दूरदृष्टि दोष हो तो समझिएगा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको आप उत्तर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष। इस दोष में लिखेंगे आपका आँख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। चित्र अ में देख लीजिए, आपका चित्र बना है, यह निकट की वस्तुएं जो हैं दिखाई आपको नहीं दे रही है। आपको निकट की वस्तुएं जब दिखाई नहीं दे रही है, दूर की वस्तुएं में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन निकट की वस्तुएं में क्या हो रही है, आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ लिखा गया, आपका लिखा है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। चित्र अ में देखेंगे, चित्र अ में आपका जो है दूर की वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। लिखा है किंतु पास की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है किंतु पास की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूषित आंख के लिए निकट बिंदु जो होता है कितने सेंटीमीटर होता है, 25 सेमी से अधिक होती है। इस कारण इस व्यक्ति को 25 सेमी की रखी वस्तु या पुस्तक के अक्षर आदि स्पष्ट नहीं देखते, क्योंकि नेत्र लेंस से इनका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे आई पर बनता है। चित्र ब में देख लीजिए, आपका यहाँ जो है आई पे बना है, आपका ब चित्र में दिया गया है। इस ब चित्र को देखेंगे जब ध्यान से तो आपको देख रहे हैं, यह देखिए पहले जो हमारा चित्र में था यहाँ पे चित्र बना था, अब देखिए अब बाहर आ गया है। तो ये रेटिना पे से आपको कहाँ हो गया, आपका ध्यान देंगे, आपका रेटिना के क्या हुआ, पीछे आपका बना हुआ है। जब रेटिना के पीछे हमें बनेगा तो हमें बीमारी आपको दिखाई देगा। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो आप इसमें ध्यान देंगे, जब दूरदृष्टि दोष में अगर इसका निवारण करते हैं तो चश्मे में आपको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस जब लगा देंगे तो हमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई देती हैं। अब इसको कैसे दिखाएंगे चित्र से, तो आपको चित्र को देख लेंगे ध्यान से। यह जो चित्र देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो है रेटिना से देखिए, आपका रेटिना के पास हमारा बना हुआ है, और हमें यहाँ पर हमारे आँख है, और यह हमारा जो लेंस लगा गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाने से जो हमारा यश जो वस्तु देख रहे थे, निकट जो वस्तु था, और पी जो हमारा कौन सा वस्तु था आपका दूर, ये सब वस्तुएं हमें क्या हो गई, दिखाई दे रही हैं। तो इस चित्र को आपको बनाना पड़ेगा अगर आरेख पूछता है पेपर में तब, नहीं पूछता है तो आप आरेख बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दूरदृष्टि दोष के ही परिभाषा लिख सकते हैं। इस दोष के निवारण के लिए याद रखेंगे, जब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा, तो लिख देंगे आपका कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में जो है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस याद रखेंगे। इस दोष को निवारण करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना
चाहिए। अगर ये उत्तल लेंस अगर चश्मे में प्रयुक्त करते हैं तो निकट की वस्तु में भी और दूर की वस्तु में भी क्या होने लगेंगे, स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तो इसका 8वां क्वेश्चन जो है लिखा गया है, एक अवतल दर्पण के, याद रखेंगे आपका, एक अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन प्रकृत कीजिए। इसका मतलब यह हो गया कि अवतल दर्पण जो हमारा है मुख अक्ष पर ध्रुव से कितने सेमी पर, 36 सेमी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। इस क्वेश्चन में जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है, क्योंकि वस्तु जो हमारा है उस प्रतिबिंब के ऊपर ही बनता है, तो इसका मतलब u का मान और v का मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो u का मान -36 से लिख देंगे, v का भी मान -36 होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगा। तो दर्पण है तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। 1/f एफ का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो यह बराबर यहाँ लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 1/f का सूत्र होता है आपका 1/v, v का मान क्या है -36 हो गया, प्लस हो गया 1/u का मान -36 हो गया। यह माइनस ऊपर जाएगा तो -1 आपका हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। तो दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है, तो आप नीचे 36 लिख देंगे और -1 मिल करके आपका -2 हो जाएगा। कितना होगा, -2/36। उसको उल्टा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा -36/2, 2 से आपको भाग करेंगे -18 सेमी। तो फोकस दूरी कितना होगा आपका, -18 सेमी। अब इसमें रेखीय आवर्धन पूछ रहा है, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। अब यहाँ पे जो है यम बराबर लिखेंगे आपका, यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर v का मान कितना दिया था, तो v का मान -36 है और u का मान भी, तो -36 किसका मान रखेंगे, -v का, और u का मान -36। और यहाँ देखिए सूत्र में भी माइनस दिया है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, कोष्टक लगा करके यहाँ माइनस लिख सकते हैं। अब इस माइनस को काट देंगे, 36 से कलम 36, इसका मतलब यम बराबर कितना आ गया, माइनस आपका 1। तो आवर्धन क्षमता कितना आया, यम बराबर -1 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें आवर्धन कितना होगा, तो -1 है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, दिष्ट धारा जनित के क्रियाविधि को सचित्र समझाइए, इसकी रचना एवं सिद्धांत का भी उल्लेख कीजिए। तो दिष्ट धारा जनित जो है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में आता है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो जनित का सिद्धांत क्या है, तो याद रखें, जब किसी बंद आपका कुंडली के किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब ध्यान दीजिए, जैसे आपका जब आर्मेचर कुंडली रहता है, आर्मेचर कुंडली आपका ऐसे बना रहता है, यहाँ पर आपका एक क्षेत्र चुम्बक इधर भी लगा रहता है और यहाँ पर भी एक क्षेत्र चुम्बक लगा रहता है, और यहाँ से आर्मेचर जब कुंडली इसके अंदर नचता है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा इसके अंदर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर एक प्रेरित धारा बनने लगता है, और ये धारा तब तक बहता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो यही लिखा जाएगा आपका, जब किसी बंद कुंडली के किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से क्या करते हैं, इसको घुमाया जाता है, तो उसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने के लिए किया गया कार्य कुंडली में वैद्युत धारा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। और जब इसकी रचना क्या है, आपका संरचना क्या, दिष्ट धारा जनित क्या है, संरचना क्या रहेगा, तो याद रखेंगे आपका दिष्ट धारा आपका जो संरचना होते हैं, इसमें आपको जो होते हैं 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है क्षेत्र चुम्बक होता है, क्या होता है, क्षेत्र चुम्बक। दूसरा आर्मेचर होता है, और तीसरा जो होता है विभक्त वलय होता है, और चौथा जो होता है ब्रूस होता है, क्या होता है, ब्रूस। तो इसमें याद, अब यहीं पर क्वेश्चन बदल देगा आपका, आप दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा कह देगा, तो याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा में आपका विभक्त वलय के जगह पर आपका सर्पी वलय होता है, बस सेम आपको उत्तर रहेगा, सर्पी वलय का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ लिखेंगे आपका क्षेत्र चुम्बक क्या है, तो लिखेंगे क्षेत्र चुम्बक जो होता है ये आपका आर्मेचर के बगल में लगाए होते हैं, और ये शक्तिशाली चुम्बक होता है। तो नीचे लिखेंगे आप क्षेत्र चुम्बक में यह एक शक्तिशाली वैद्युत चुम्बक होता है, इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। इस चुम्बक के ध्रुवों N एवं S के बीच शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर। इसमें आर्मेचर घूमता है। अब इस चित्र को देख लीजिए अच्छे से, यह जो दोनों देख रहे हैं क्षेत्र चुम्बक आपका कौन सी है, आपका क्षेत्र चुम्बक है, जिसपे N और क्या लिखा है, यस होता है, और इसके बीच में कौन सा एक आर्मेचर कुंडली है ABCD है, जो आयत जैसे आकार का है, और इसमें जो कुंडली क्या होती है, इसके अंदर घूमती है। जब घूमती है तो उसके अंदर आपका क्या होता है, प्रेरित धारा बहती है, और ये धारा तब तक बहेगी जब तक कि कुंडली क्या रहेगी, घूमती रहेगी। अब आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर के बारे में जानकारी, ये आर्मेचर देख रहे होंगे, ये आर्मेचर ABCD है। ये किसका बने होते हैं, तो ये कच्चे लोहे के क्रोड का आपका बना होता है, इसके ऊपर तांबे तार लपेट करके बनाई जाती हैं। तो और यहाँ लिख सकते हैं आर्मेचर में यह
कच्चे लोहे, याद रखें, कच्चे लोहे के आयताकार फ्रेम पर तांबे के पृथ्वी तार को लपेटकर ABCD आपका कुंडली आपका ABCD बनाई जाती है। इस कुंडली को किसी विधि जैसे हत्था लपेट कर हत्था आपका हो जाएगा जल आपका फैन का टरबाइन डीजल इंजन आदि से घुमाया जाता है। तो आप इसको घुमाने के लिए आपको किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप हत्था का भी प्रयोग कर सकते हैं, जल आपका टरबाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, याद रखेंगे डीजल इंजन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विभक्त वाले कहाँ पे है, तो विभक्त वाले देख लीजिए यहाँ पे जो लगा हुआ है आर्मेचर कुंडली के बाद से एक आपका जो आया है पाइप देख रहे हैं उसको धुर्रा बोलेंगे आपका विभक्त वाले। इधर आपका इधर भी आपको जो बना है उसी को क्या कहेंगे आपका विभक्त वाले, जिसके द्वारा ये आर्मेचर कुंडली क्या होती है, घूमती हैं। अब यहाँ लिखेंगे विभक्त वाले, यह धातु के एक वाले रिंग होता है जिसमें दो भागों P तथा Q में क्या होता है वह विभाजित कर आर्मेचर को धुरी से जोड़ दिया जाता है तथा यह आपस में एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं और PQ कुंडली के सिरे A तथा B से क्या होते हैं जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ क्या होते हैं वह घूमते रहते हैं। आर्मेचर के साथ वह भी कुंडली जो है विभक्त वाले घूमते रहते हैं। अब अगला जो भाग है ब्रूस, तो ब्रूस के आगे लिखेंगे अब ग्रेफाइट के दो ब्रूस यम तथा यन विभक्त वाले को क्या करते हैं स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ से क्या करते हैं धारा संचरित करते हैं। जो ब्रूस इसके अंदर जो लगाया जाता है वो उसका काम क्या है, ग्रेफाइट के दो ब्रूस जो हमारे यम तथा क्या होते हैं यन विभक्त वाले जो थे उसको स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ में क्या करते हैं धारा संचरित करते हैं। इसकी कार्य विधि क्या है, तो आप ध्यान देंगे इसकी कार्य विधि बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जब बंद चुंबकीय फ्लक्स में आपका जब परिवर्तन किया जाता है, जब बंद चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगती है और ये धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसके कार्य विधि में अगर लिख देते हैं तभी आपको मान्य हो जाएगा उत्तर, बढ़िया उत्तर है यह, तो समझ में आ गया होगा। तो आज जो है भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर आपको बताया गया। अब कल जो है रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर, पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब क्यों 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है और उदासीन में पीएच का मान क्या होता है 7 होता है। यदि मान लीजिए अम्लीय कहा होता है तो अम्लीय के लिए 7 से कम होता है और क्षारीय के लिए 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है और उदासीन के लिए क्या होता है तो 7 होता है। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है 7 होता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे निम्नलिखित में से कौन से अधिक ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा इसमें आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसमें पहला दिया आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन, मैग्नीशियम आपको दिया है। तो इसमें आपको याद रखेंगे जो ब्रोमीन बने होता है इसका विद्युत जो होता है ऋणात्मकता जो होती है क्या होती है सबसे अधिक होती है। तो इसमें जब हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है CH3COCH3 का IUPAC नाम है। तो यहाँ पहले कार्बन गिनेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ 3 कार्बन इसलिए आपको लिखेंगे आपका प्रोपेन। क्या लिखेंगे आपका प्रोपेन। अब प्रोपेन में अब ओन शब्द जोड़ देंगे। कौन शब्द जोड़ेंगे ओन शब्द जोड़ेंगे। क्यों ओन शब्द जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कीटोन है और कीटोन का जो है दिया रहेगा जब तो ओन शब्द जोड़ते हैं तो ओन इस पे आ जाएगा 9 पे मात्रा, तब हो जाएगा आपका क्या प्रोपेनोन। क्या होगा प्रोपेनोन। इसमें ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रोपेनोन होगा। तो समझ में आ गया होगा कि आपका CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब मोस्ट MP क्वेश्चन आ गया, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बहुत आसान है। बस देखिए यहाँ पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे जिन यौगिकों के, याद है जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं। किससे बंध से, केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं कैसे हैं कि लिखेंगे जिन यौगिकों में जो कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका समान सूत्र क्या होता है CN
CnH2n+2 होता है। याद रखिए CnH2n+2 होता है। जैसे आपका मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। तो C यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे 4 आपका हाइड्रोजन जो हमारा क्या है 4 है, इसमें एकल बॉन्ड से क्या है जुड़े हैं। जिसमें एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें द्विबंध से और त्रिबंध से जुड़े होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा इसका उत्तर जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, जिन आपका यौगिक में कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि आबंध माने आपको 3 बांड और द्वि बांड से जुड़े होते हैं उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। बहुत बार इसका पूछा जाता है इसका समान सूत्र क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो समान सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n होता है। और इसमें कितने आपका बंध से जुड़े होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह केवल किस बंध से जुड़े होते हैं, केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत IMP है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, निम्न में विभेद कीजिए। पहला जो दिया आपका खनिज तथा अयस्क, खनिज तथा अयस्क में आपका क्या अंतर है, भर्जन तथा निस्तापन में इसका क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो खनिज तथा अयस्क में आपका अंतर लिखेंगे आपका, तो लिखेंगे खनिज में पहले लिखेंगे पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी से, याद रखिए मैंने भू प्रॉपर्टी का मतलब भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। बहुत आसान है, प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब अयस्क क्या होता है, खनिजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु को कम खर्च पर सुगमता से निकालने वाले खनिजों को अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, खनिजों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु को कम खर्च पर सुगमता से निकालने वाले खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि खनिज तथा अयस्क में विभेद क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, अब भर्जन तथा निस्तापन में आपका विभेद करना है, अंतर करना है। अब यहाँ लिखेंगे आपका भर्जन, अब एक और आपका भर्जन लिख लेंगे आपका, और दूसरे और लिखेंगे आपका निस्तापन। तो भर्जन में पहला लिखेंगे आपका भर्जन क्रिया वायु के नियंत्रित मात्रा में होती है। याद रखिए भर्जन क्रिया जो होता है वायु के नियंत्रित मात्रा में होती हैं। कौन क्रिया, भर्जन क्रिया जो होती है वायु के नियंत्रित मात्रा में होती हैं, और निस्तापन क्रिया जो होती है वायु के वायु के अनुपस्थिति में होती है, या वायु के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में होती है। याद रखेंगे निस्तापन की क्रिया जो होती हैं, पहले हमको याद रखना भर्जन जो क्रिया होता है वायु के नियंत्रित मात्रा में, और यह जो होता है कि आपका वायु के नियंत्रित मात्रा में नहीं होती, ये भी लिख सकते हैं, या अनुपस्थिति में भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका अंतर होगा, दूसरा जो है भर्जन क्रिया में अयस्क में उपस्थित, कौन क्रिया में, भर्जन क्रिया में अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। किसके साथ आपको याद रखेंगे, आपका भर्जन क्रिया में अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर के वायु के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और इस क्रिया में याद रखेंगे, इस क्रिया में अयस्क से वाष्पशील पदार्थ ही अलग होते हैं, इससे अयस्क सरंद हो जाता है। इससे जो हमारा होता है इस क्रिया में अयस्क से क्या होते हैं, वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे आपका अयस्क क्या होता है, क्या होते हैं, सरंद हो जाता है। तो इस अंतर को समझ में आ गया होगा। इस अंतर को आप अच्छे से नोट भी कर लीजिए, जिससे और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है पेपर में। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 7। अगला क्वेश्चन जानेंगे
अम्ल तथा भस्म के आधुनिक परिभाषा लिखिए। अम्ल का और भस्म के आधुनिक परिभाषा लिखिए तथा प्रत्येक को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अब अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल की आपको आधुनिक परिभाषा बताना है। एक परिभाषा होता है वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आधुनिक परिभाषा बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या देते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कितना आसान है। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या दे, प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका HCl को जल में घोलने पर H2O को यह हाइड्रोजन धन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करता है, अतः यह क्या है, अम्ल है। जब आपको HCl मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, H3O आपको प्लस होता है और प्लस Cl आपका माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस आयन हो रहा है, हाइड्रोजन आपको कौन आयन हो गया, प्लस आयन जब होता है तो हमारा अम्ल होता है, और OH के ऊपर माइनस होता है तो याद रखिएगा क्षार होता है। अब भस्म किसे कहते हैं, भस्म कहें, और भस्म का दूसरा नाम जो होता है क्षार होता है। तो भस्म क्या है, वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन ले सकता है। अब यहाँ प्रोटॉन दे सकता है और यहाँ प्रोटॉन ले सकता है। अब यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा आपका कि NH3 जल में घोलने पर जल H2O से हाइड्रोजन धन आयन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अतः NH3 कौन सी आपका है, भस्म है। तो यहाँ NH3 जो अब जल के साथ क्रिया करता है तो यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आपका हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बनता है, और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन जब बनता है तो उसे क्षार कहते हैं, और हाइड्रोजन जहाँ धन आयन बनता है उसे क्या कहते हैं, आपका अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, कारण सही समझाइए कि क्यों कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आप कारण सही समझाना है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ अगर डालते हैं तो विलयन आपका का नीला रंग जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का आयनन आरंभ हो जाता है। क्या होता है, आयनन आपका आरंभ हो जाता है। कॉपर Cu आयनन का रंग नीला होता है। Cu जो आयन है, आयन का जो रंग होता है क्या होता है, नीला होता है। आयनन की मात्रा बढ़ने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, और Cu को आयन आपका लोहे के छड़ पर विस्थापित होने लगते हैं, इससे विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कॉपर सल्फेट जो विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ अगर डालने पर विलयन आयनन की आरंभ हो जाता है। क्या होता है, इस विलयन का जो होता है आयनन का होता है आरंभ हो जाता है, और Cu का जो आयनन का रंग जो होता है क्या होता है, नीला होता है। आयनन की मात्रा बढ़ने पर विलयन का जो रंग नीला होता है। Cu के आयन लोहे के छड़ पे क्या होते हैं, विस्थापित होने लगते हैं, इससे विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट IMP आ गया, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, कॉपर के एक महत्वपूर्ण आपको मिश्र धातु का नाम, संगठन एवं उपयोग बताइए। अब मिश्र धातु क्या है, फिर इसका 8वां क्वेश्चन है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। आप धातु एवं उनके मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है, पीतल का संगठन भी लिखिए। तो यहाँ 2 प्रश्न हैं, दोनों को आपको प्रश्न का उत्तर को अच्छे से बताया जाएगा और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब मिश्र धातु की परिभाषा सुनेंगे, किसी धातु को अन्य धातु या अधातु के साथ बना समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु की सक्रियता एवं गलनांक मूल शुद्ध धातु के अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मतलब मिश्र धातु की जो सक्रियता एवं गलनांक जो होते हैं जो मूल शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं, तथा यह
कठोर होती हैं। क्या होते हैं? कठोर होती हैं। शुद्ध धातु जो होते हैं, याद है, शुद्ध धातु पदार्थ होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जबकि मिश्र धातु धातुओं का मिश्रण होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है। जो मिश्र धातु जो बनता है, इसमें दो धातु या अधातु को मिला करके बनाया जाता है, तो यह मानव द्वारा निर्मित होता है मिश्र धातु। अब कॉपर के महत्वपूर्ण जो मिश्र धातु पीतल तथा गन मेटल होए। आपको याद रखिए कॉपर के जो महत्वपूर्ण मिश्र धातु कौन कौन होते हैं, तो आपको पीतल तथा गन मेटल है, जिसका संगठन आपका निम्न प्रकार है। पीतल कैसे बनेगा? तो कॉपर को 80% लेंगे और जिंक को 20% लेकर के जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? पीतल बनता है। और गन मेटल कैसे बनता है? तो कॉपर जो है 88% लेंगे और निकिल जो है 10% लेंगे और जिंक जो है 2% लेंगे। पूरा परसेंटेज कितना हुआ? तो 100% हुआ। तो गन मेटल बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं? तो गन मेटल बनाने के लिए याद रखेंगे कॉपर जो है 88%, निकिल जो है 10%, जिंक 2% लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन 8, दीर्घाकार आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है? अंतिम 4 आवर्तों के तत्वों की संख्या लिखिए। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्त के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद रखेंगे, उसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? ध्यान से जब सुनेंगे तो इस उत्तर जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती, क्या लिखेंगे आपका? आवर्ती आपका फलन होते हैं। अगला लिखेंगे यहाँ पे दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है? तो पहला लिखेंगे सारणी में 7 37 खाने होते हैं। इस आवर्त सारणी में 7 37 खाने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। प्रथम 3 आवर्तों में तत्वों की संख्या कम होने से उन्हें लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम जो 3 आवर्त होते हैं, इन 3 आवर्तों में जो तत्वों की संख्या क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे से 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होते हैं? अधिक होने के कारण उन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त क्यों कहते हैं? तो चौथे से लेकर के 7वें तक आवर्त के तत्व जो हैं अधिक होने के कारण उन्हें दीर्घ आवर्त कहेंगे, और 1 से लेकर के 3 तक आवर्त में तत्वों की संख्या कम होने के कारण उन्हें लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लघु आवर्त में, दूसरा हो जाएगा लघु आवर्त में हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। लघु आवर्त में क्या होता है? हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमानुसार घटकर 1 हो जाती है। तो अगला जो हमारा है क्या है? लघु आवर्त में हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर क्रमानुसार घटकर 1 हो जाती है। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। तो यहाँ ऑक्सीजन की प्रति संयोजकता कितना से बढ़ेगी? 1 से 7 तक बढ़ती है। तीसरा हो जाएगा इसका दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों में विकर्ण संबंध पाया जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में कुछ तत्वों में क्या पाए जाते हैं? विकर्ण संबंध पाए जाते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो विकर्ण संबंध किसमें किसमें पाए जाते हैं? दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती हैं, उसे विकर्ण संबंध भी कहते हैं। अगला जो जाएगा प्रत्येक आवर्त के तत्वों में भौतिक रासायनिक गुण क्रमिक परिवर्तन होता है। प्रत्येक आवर्त के तत्व के भौतिक तथा रासायनिक जो गुण में क्या होते हैं? क्रमिक परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। अब अगला प्रश्न जान,
एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो एसिटिक अम्ल जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एसिटिक अम्ल है और एक एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल को आप अच्छे से भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा आपको पेपर में पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल को कैसे लिखेंगे? आप एसिटिक अम्ल को एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। एथनोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH को गैलेसल, आपको गैलेसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका CH3COOH को आपको क्या कहेंगे? गैलेसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 आपका केल्विन होता है। शीतकाल में यह जम जाता है, इस कारण इसे गैलेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे गैलेसल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? जब आपको CH3COOH को आपको 200 आपका 90 केल्विन पे उसका जो गलनांक होता है और शीतकाल में क्या होता है? यह जम जाता है, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? गैलेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अतः एथनोइक अम्ल का साधारण नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। एथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल तीव्र गंध वाला तथा संक्षारक द्रव होता है। एसिटिक जो अम्ल होता है तीव्र गंध, माने इसका जो गंध है बहुत तेज है और संक्षारक आपका द्रव है। इसमें से सिरके के तीव्र गंध आती है। किसके? सिरके के तीव्र गंध आती है। यह जल से क्या है? भारी है। जल जो है आप लिखेंगे जल से भारी। जल, एल्कोहल, ईथर में क्या है? विलय होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस तथा 16.5 पर आप वो डिग्री सेल्सियस में बर्फ की तरह का होता है, जम जाता है। तो इसके भौतिक गुण आप क्रमशः लिखिएगा। पहला लिखिएगा एसिटिक अम्ल, तीव्र गंध वाला आपका द्रव है। आपका आप लिखेंगे आपका इसका जो गंध है सिरके जैसे आपका गंध आती है। यह जल से भारी होता है। यह जल, एल्कोहल और ईथर में क्या है? विलय होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ की तरह जम जाता है। अब यहाँ लिखेंगे रासायनिक गुण। अब सोडियम से, पहला जो है सोडियम से क्रिया करेगा, तो एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथनोएट तथा हाइड्रोजन बनाता है। अब यहाँ एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH जो सोडियम एसीटेट आपका है। आपका एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH जो एसिटिक अम्ल सोडियम के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है? सोडियम एथनोएट या एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। CH3COOH यानी किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है और यह जो बना है हाइड्रोजन है। तो इसके साथ आपको क्या क्या बना? जब एसिटिक अम्ल सोडियम के साथ क्रिया किया तो सोडियम एथनोएट या और हाइड्रोजन गैस बना। दूसरा जो है सोडियम, आपको लिखेंगे सोडियम आपको कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तब लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक जो अम्ल है आपका, एसिटिक अम्ल जो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है तो आपका एथनोएट लवण आपका बनेगा, या आप कह सकते हैं एसिटिक अम्ल भी बनता है। आपका क्या बनता है? एसिटिक आपका सोडियम जो है आपका कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, जब सोडियम कार्बोनेट से जब एसिटिक जो अम्ल कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट इसको बोल सकते हैं। इसका सूत्र किसका है? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये सूत्र किसका है? तो सोडियम एसीटेट का है। और ये किसका सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट है। और ये जो बना है क्या बना है? तो ये इसका सूत्र है सोडियम एसीटेट कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला जो है आपका जो है क्रिया करेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो जब ये आपका एसिटिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिया करता है तभी यही बनेगा आपका कौन चीज? सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं या सोडियम आपका एथनोएट आप कह सकते हैं, बनता है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जाने, अगला जो इसका क्रिया है तीसरा हो जाएगा स्टीरीकरण। अब एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल, अब एसिटिक अम्ल को और एथिल एल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया करता है एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर तथा जल बनते हैं। फिर इस क्रिया को आपको H2SO4 के उपस्थित में होती है। ये जो क्रिया होता है किसके उपस्थित में होती है?
हाँ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4 के उपस्थित में होगा। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल है, और यह जो C2H5 जो है एथिल एल्कोहल है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो CH3COOC2H5 ये किसका सूत्र है, तो आपका एस्टर का सूत्र है, और यहाँ पे किसका क्या बना है, आपका जल बना है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका स्टीरीकरण अभिक्रिया हुआ। स्टीरीकरण अभिक्रिया क्या है, एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ जब मिलाते हैं तो एस्टर बनता है और जल बनता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग होता है एसीटोन एस्टर बनाने में इसका उपयोग, इत्र जो है प्लास्टिक और औषध बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका एसिटिक अम्ल का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो एसीटोन एस्टर बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा जो है कृत्रिम सिरका बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। रबड़ के अस्कंदन में इसका प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रेशे के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सिरका बनाने में। याद रखिए एसिटिक अम्ल जो है बहुत खट्टा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सिरका। मनुष्य के दूध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। इसमें पहला जो ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आपका बहिस्रावती ग्रंथि तथा अंतःस्रावती दोनों है। बताना निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है बहिस्रावती है और अंतःस्रावित ग्रंथि है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन पिट्यूटरी, दूसरा आपका थाइमस, और तीसरा थायराइड, और चौथा जो है अग्नाशय। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावत ग्रंथि और अंतःस्रावत ग्रंथि है। तो याद रखेंगे इसमें जो चौथा जो ऑप्शन है अग्नाशय जो है यह आपका बहिस्रावत ग्रंथि और अंतःस्रावत ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है। बताना निम्नलिखित में कौन से विटामिन जो है आपका जोड़ा पानी में घुलनशील है। तो विटामिन आपको बताना विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो वहाँ पे अगर देखेंगे जल में आपको घुलनशील विटामिन पूछेगा तो जल में विटामिन आपका जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो याद रखेंगे बी होता है और सी होता है। और जल में जो घुलनशील आप हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो ए होगा आपका, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। यह सब किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन है। बी और सी को छोड़ करके शेष जितने भी आपका हैं वह विटामिन किस में हो जाएंगे, आपका वसा में। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है। तो विटामिन आपको बताना है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, तो बी और सी। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही है, विटामिन बी तथा सी। अगला क्वेश्चन है विषाणु किससे बनते हैं। आप याद रखें विषाणु किससे बने होते हैं। तो विषाणु किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से, वसीय अम्ल तथा प्रोटीन से, न्यूक्लियो प्रोटीन से, अमीनो अम्ल तथा ग्लिसरॉल से। किससे बना है, विषाणु किससे बने होते हैं। तो याद रखिए जो विषाणु होते हैं किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक आपका न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट एमपी आ गया आपका रंसाकूर। आपको याद रंसाकूर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो रंसाकूर क्या होता है, छोटी आंत में स्थित होते हैं। कहाँ पे रंसाकूर कहाँ पे स्थित होते हैं, तो याद रखें छोटी आंत में स्थित होते हैं। इनके कारण अवशोषण तल में आपका इनके कारण अवशोषण तल में वृद्धि हो जाती है। इनमें रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। इनके अंदर जो होता है रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। यह पचे भोज पदार्थों को अवशोषण का कार्य करते हैं। यह जो आपका रंसाकूर जो होते हैं यह पचे भोज पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। यह कार्य ऊर्जा व्यय करके सक्रिय आपका विसरण द्वारा किया जाता है। यह कार्य जो होता है ऊर्जा व्यय करके सक्रिय विसरण द्वारा
किया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। रंसाकुड़ कहाँ स्थित होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण नियंत्रण का उपाय बताइए। तो मृदा आपका प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखिए, तो अब इसका उत्तर हो जाएगा। पहले हेडिंग डालेंगे मृदा प्रदूषण नियंत्रण। पहला आपका लिखेंगे कचरे को जैव अपघटित तथा अजैव अपघटित श्रेणी में छांटकर उनको निपटारे की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले सबसे पहले जो कचरे होते हैं उसमें पहले पता कर लेना चाहिए कि जैव और अजैव अपघटित कौन आपका है, जिसमें आपको उसको अलग अलग उसको छांट लेंगे। फिर उसके बाद से कार्बनिक कचरे का उपयोग खाद बनाने में तथा जैव अपघटित कचरे लोहा, कांच, एल्युमिनियम, टीन आदि को पुनः चक्रण करना चाहिए। जैसे आपका जैव अपघटित कचरे कौन कौन होते हैं, तो लोहा होते हैं, कांच होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, टीन होते हैं। उन्हें पुनः चक्रण मतलब पुनः उसी आपको जो लोहे की वस्तु है खराब कचरे वाला उसको गला करके पुनः दूसरा आपका जैसे हमारे लोहा को गला दिए, लोहा को गला करके पुनः लोहा का आपका सामग्री बना देते हैं नया। तो दूसरा जो होता है खेतों में कीटनाशक, याद रखें खेतों में कीटनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक रसायनों का छिड़काव कम से कम करना चाहिए। जो आपको मृदा प्रदूषण को बचाना है तो खेतों में भी कीटनाशक जो होते हैं, कवकनाशक होते हैं, शाकनाशक रसायनों को छिड़काव क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब इसके बाद से अगला है घर में कूड़े करकट। याद रखें घर में कूड़े करकट आबादी से दूर गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, घर के अंदर जो कूड़े करकट होते हैं या आबादी से दूर गड्ढे में रख करके मिट्टी से उसे क्या कर देंगे, ढक देते हैं, जिससे आपका प्रदूषण नहीं होता है। तो समझ में आ गया मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला जीन पर टिप्पणी लिखिए। अब जीन क्वेश्चन जो है हमेशा पेपर में आता है भी, जीन पर टिप्पणी लिखिए। जीन फिर लिखेंगे आपका जीन शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम आपका हो जोहानसन, याद रखेंगे आपका जोहानसन ने किया था। किसने किए थे, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किए थे। आनुवंशिकी लक्षण को नियंत्रण करने वाली अंतिम इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अंतिम इकाई को क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। रासायनिक रूप से यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको कहते हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक आपका अम्ल के बनी होती हैं। जो जीन होते हैं वह किसके बने होते हैं, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जीन की स्थिति के बारे में अनेक धारणाएं सामान्यतः एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है। समानतः एक जीन एक लक्षण का क्या करता है, निर्धारण करता है। कुछ जीन एक या एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। कुछ लक्षण अनेक जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना तथा उनके सहयोगियों ने 1970 में ईस्ट एलेनिल टीआरएनए जैसे कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने में सहायता आपका या सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले याद रखेंगे, जब आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना तथा उनके सहयोगियों ने 1970 में ईस्ट जो है एलेनिल टीआरएनए जैसे कृत्रिम जीन का क्या किए थे, संश्लेषण करने में सफलता प्राप्त किए थे। तो समझ में आ गया होगा जीन क्या है, जीन का आपका प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किए थे, तो श्वसन। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन आ गया, श्वसन क्रिया को समझाइए। आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, आक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो पहले लिखेंगे श्वसन, लिखें कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से समान ताप पर होती हैं। यह जो क्रिया होती हैं आपका एंजाइम के सहायता आपका समान ताप पर होती हैं। आक्सी और अनाक्सी श्वसन में
आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर। अब एक कॉलम बना लेंगे, एक और आक्सीय शोषण और दूसरे जो और है अनाक्सीय शोषण। इसमें लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन के उपस्थित में होती है, यह जो क्रिया होती है ऑक्सीजन के उपस्थित में होती है, और इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में होती है। यह क्रिया जो है अनाक्सीय शोषण जो होती है ऑक्सीजन के अभाव में होती हैं। दूसरा जो है ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें जो होता है ग्लूकोज का जो होता है पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2 एवं जल बनता है। क्या बनता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें लिखेंगे आपका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और अतः एल्कोहल तथा CO2 आपका आदि बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एल्कोहल तथा CO2 आदि आपके बनते हैं। तो समझ में आ गया दो अंतर। अब तीसरा अंतर जानेंगे। तो तीसरा जो है ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकांड्रिया में होती हैं। किसमें होती हैं? माइटोकांड्रिया में होती है। तो ऑक्सीय शोषण में आपको याद करेंगे ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकांड्रिया में होती हैं। और इसमें जो होता है अनाक्सीय शोषण लिखेंगे सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है? सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होता है। चौथा लिखेंगे ऊर्जा की आपको आंशिक मात्रा मुक्त 673 किलो कैलोरी होती है। तो इसमें ऑक्सीय जो शोषण होता है ऊर्जा की अधिक मात्रा जो मुक्त होती हैं 673 आपका किलो कैलोरी होती हैं। इसमें लिखेंगे इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है। सामान्यतः 21 से 24 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा मुक्त होती हैं। इसमें लिखेंगे आपका ऑक्सीय शोषण में एक अणु ग्लूकोज में 38 ATP अणु बनते हैं। इसमें जो होते एक अणु आपका एक अणु ग्लूकोज से कितने बनते हैं? 38 आपका ATP आपका अणु बनते हैं। और इसमें एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु आपका ATP बनते हैं। तो ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण जो है आपका अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है इसका उत्तर जानेंगे। बहुत IMP क्वेश्चन है ये, 2019 के पेपर में आ गया है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, अब इसका उत्तर होगा वन संरक्षण की उपयोगिता निम्न कारणों से प्रमुख हैं। पहला जो है मानव खाद्य पदार्थों को, याद रखें मानव खाद्य पदार्थों औषधियाँ अनेक उद्योगों के लिए वन जीवन पादप प्राणी पर निर्भर हैं। जो मानव संरक्षण उपयोगिता क्यों आपको कारण निम्न है आपका, तो पहला जाएगा मानव खाद्य पदार्थों औषधियाँ तथा अनेक उद्योगों के लिए वन जीवन पादप प्राणी पर ही क्या है? निर्भर हैं। दूसरा जाएगा वन आपका मृदा अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन, मृदा मतलब मिट्टी का अपरदन रोकने में बचाव करते हैं। तीसरा जाएगा वन जीवों प्राणी पादप से रोग प्रतिरोधी प्रतिकूल परिस्थितियों के सहन करके योग प्रजाति विकसित करने के लिए प्रतिरोधी जीन प्राप्त होते हैं। जो वन्य जीव जो होते हैं प्राणी पादप जो होते हैं तो आपका रोग जो होते हैं प्रतिरोधी प्रतिकूल परिस्थितियों में सहन करके प्रजातियों को विकसित करके आपको जीन प्राप्त होते हैं। तीसरा जो चौथा जाएगा संरक्षण द्वारा जैव विविधता एवं आनुवंशिकी पदार्थों को संरक्षित करता है। आपका संरक्षण द्वारा जैव विविधता एवं आनुवंशिकी पदार्थों को क्या करता है? संरक्षित करता है। चौथा जो जाएगा वन जीवधारी परिस्थितियों को आपको वन जीवधारी परिस्थितियों को आपको संतुलित बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? जो वन जीवधारी जो होते हैं परिस्थितियों को क्या करते हैं? वह संतुलित बनाए रखते हैं। अगला लिख सकते हैं आपका वन जीवों का अज्ञात महत्व के लिए उनका संरक्षक आवश्यक होता है। जो वन जीवों को अज्ञात महत्व के लिए, अज्ञात मतलब बहुत से ऐसे उपयोग हैं जिसे अभी मनुष्य संपूर्ण जानकारी नहीं रख पाता है कि हमें वनों से क्या क्या औषधियाँ बनती हैं, इसलिए इसको रखना आपका संरक्षण रखना क्या है? बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे आपका, अगला क्वेश्चन बीजों के, याद रखेंगे बीजों के अंकुरण तथा अंकुरण के प्रकारों का उदाहरण सहित बीजों के अंकुरण तथा अंकुरण के प्रकारों का उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ बताना अंकुरण क्या है और अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंकुरण के लिए बीज में आपका भ्रूण निष्क्रिय स्थिति में रहता है, इसे प्रसूति कहते हैं। या बीज में जो भ्रूण होते हैं निष्क्रिय स्थिति में रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रसूति कहते
हैं। अनुकूल परिस्थितियों, जल, वायु, उपयुक्त ताप आदि में बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद बनाता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो अंकुरण किसे कहते हैं? इसका आसान उत्तर है अनुकूल आपका परिस्थितियों आपका जैसे आपका अनुकूल हो जाएगा जल, वायु, उपयुक्त ताप आदि में बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद बनाता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अंकुरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अधोभूमिक अंकुरण होता है, दूसरा जो होता है ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, तीसरा जो होता है जरायुज अंकुरण होता है। अब यहाँ अधोभूमिक अंकुरण किसे कहते हैं लिखेंगे, जब बीज का आपका बीजोपत्रोपणिक आपका तेजी से वृद्धि करता है तो प्राकूड़ भूमि से बाहर निकल जाता है और बीज पत्र भूमि में ही रह जाते हैं। तो आपको अधोभूमिक अंकुरण क्या है? जब बीज का आपको याद रखेंगे बीजोपत्रोपणिक आपका बीजोपत्रोपणिक आपका तेजी से वृद्धि करता है तो प्राकूण आपका भूमि से बाहर निकल आता है और बीज पत्र भूमि में ही रह जाता है। जैसे कौन कौन है? तो चना है, मटर है आदि में। ऊपरी भूमिक अंकुरण क्या है? इसमें बीज जो है पत्रधार में वृद्धि होकर आपका वृद्धि अधिक होती है। इससे प्राकूड़ बीज पत्र सहित भूमि के ऊपर आ जाता है। बीज पत्र हरे होकर भोजन निर्माण करने लगते हैं। क्या होने लगता है? इसमें लिखेंगे इसमें बीज जो है पत्रधार वृद्धि आपका अधिक होती है। इसमें प्राकूड़ जो बीज पत्र सहित भूमि से क्या होते हैं ऊपर आ जाते हैं और बीज पत्र क्या होते हैं हरे होकर भोजन निर्माण करने लगते हैं। जैसे इमली होते हैं, सेम होते हैं, अरंडी आदि में यह आपका ऊपरी भूमिक अंकुरण। तीसरा जरायुज अंकुरण, यह लवण द्विभीत पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह लवण द्विभीत पादपों में पाया जाता है। बीज का अंकुरण तभी आरंभ होता है जब फल पौधे पर लगे होते हैं। जैसे इसका हो जाएगा उदाहरण आपका राइजोफोरा, आपको याद रखिए राइजोफोरा में होता है यह जरायुज अंकुरण होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में O2 तथा CO2 का विनिमय किस अंग द्वारा होता है? उसके कार्य का आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मनुष्य में O2 मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़े के कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़े के कोशिकाओं द्वारा या मध्य कोशिकाओं के मध्य समान विसरण द्वारा होता है। वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन का दाब 104 mmHg तथा रक्त कोशिकाओं में रक्त में आपका O2 का दाब 40 mmHg होता है। जो हमारा जो वायु के कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कितना होता है? 104 mm आपका Hg होता है। और रक्त कोशिकाओं में रक्त में आपका ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कितना होता है? 40 mm आपका Hg होता है। रक्त कोशिकाओं में याद रखेंगे, रक्त कोशिकाओं में CO2 का दाब जो होता है 46 mmHg तथा कोशिकाओं में आपका वायु में जो होता है 40 जो है mmHg होने के कारण आपका विसरण जो द्वारा ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। तो समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न जानेंगे। पौधों के पुष्प में निषेचन के उपरांत निषेचन तथा बीज बनने तक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पर पौधे के पुष्प के निषेचन, पहले निषेचन क्रिया क्या होता है उसके बारे में जानकारी रखेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं। तो भ्रूण कोश में मुक्त नर युग्मों में से एक नर, याद रखिए भ्रूण कोश में से मुक्त नर युग्मों में से एक नर जो युग्मक अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित टूयक्स या युग्मनज बनाता है। युग्मनज भ्रूण बनता है, इसे निषेचन या युग्मनज कहते हैं। तो आपका निषेचन किसे कहते हैं? जो भ्रूण कोश से मुक्त जो नर युग्मक होते हैं उसमें से एक नर जो युग्मक जो होते हैं अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित आपका युग्मज आपको बनाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। दूसरा जो नर होता है, याद है दूसरा नर युग्मक जो होते हैं द्वितीय केंद्र से मिलकर
त्रिगुणित आपका प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। इससे भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। अब अगला इसमें जानेंगे, हेडिंग निषेचन के पश्चात बीजांड तथा अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। इसमें होने वाले परिवर्तन क्या? पहला जो है बीजांड वृंत बीज आपका इसमें क्या होता है? बीज वृंत बनता है। दूसरा जो होता है अध्यावरण, इसमें क्या होता है? बाह्य बीज कवच तथा अंतः बीजावरण बनता है। अगला जो तीसरा जो है अंड द्वार होता है। अब अंड द्वार में क्या होता है? तो बीज द्वार बनता है। क्या बनता है? बीज द्वार। अगला जो चौथा है जो बीजांडकाय, आपका बीजांडकाय का मतलब क्या है? तो प्रायः समाप्त हो जाता है, कभी कभी आपका पेरिसपर्म आपका रूप में शेष रह जाता है। उसके बाद से कौन बनता है? क्रिया होता है तो भ्रूणकोश होता है। उसकी क्रिया क्या होती है? भ्रूणकोश होता है। उसके बाद से आपका अंड कोशिका आपका होता है जिसमें भ्रूण बनाती है, और उसके बाद से आपका हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक होता है जो भ्रूणपोष बनाता है, और तीसरा जो होता है प्रतिकूल तथा सहायक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और छठवां जो होते हैं अंडाशय होते हैं इसमें, और उसमें अंडाशय में क्या होते हैं? फल भित्ति बनता है। तो बीजांड से बीज तक अंडाशय भित्ति में फल भित्ति बनती है। बीज तथा फल भित्ति को मिलकर क्या बनते हैं? फल बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के मॉडल पेपर हल हो चुका है। अब अगला जो हमारा जो होगा, अगला सेट भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर को हल किया जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको पेपर अच्छे से समझ में आ जाए।